सर्दी का मौसम था और घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। भोला राम की छोटी सी झोपड़ी में भी ठंड घुस चुकी थी। वो अपनी पत्नी लक्ष्मी, बेटे बिट्टू और बेटी राधा के साथ बैठा था। लक्ष्मी, इस कड़ाके की ठंड में बच्चों का खास ध्यान रखना, उन्हें ठंडी हवा ना लगे। मैं काम पर जा रहा हूँ। पर आप इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हैं? कुछ खाकर जाइए। घर में खर्च करने के लिए पैसे और राशन नहीं है लक्ष्मी, उनका भी इंतजाम करना है। आज अगर कुछ बचा हो तो वही पका लेना और बच्चों को खिला देना। बच्चों का पेट तो भर जाएगा, पर आप खाली पेट कैसे निकलेंगे? अरे लक्ष्मी, मुझे भूख कहाँ लगती है। मेरा पेट तो तुम सबकी सलामती देखकर ही भर जाता है। बस फिक्र इस बात की है कि बिट्टू और राधा के पास इस ठंड के लिए कोई स्वेटर नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने राधा के लिए अपनी पुरानी शॉल काटकर एक छोटी कोट सिल दी है। और बिट्टू, वो तो बहादुर है, कहता है माँ मुझे ठंड नहीं लगती। बच्चे समझदार हो गए हैं, यही तो सबसे बड़ा दुख है लक्ष्मी। इस उम्र में उन्हें खिलौनों की जिद करनी चाहिए थी, पर वे रोटी की कमी को समझने लगे हैं। खैर, मैं निकलता हूँ। पर कोहरा बहुत घना है, संभल कर जाइएगा, रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। हिम्मत ही गरीब का सहारा है लक्ष्मी। बच्चों के चेहरे याद करूंगा तो रास्ता अपने आप दिख जाएगा। इतना कहकर भोला राम भारी मन से काम पर निकल पड़ा। जैसे ही भोला राम झोपड़ी से बाहर निकला, कोहरे और ठंड ने उसे घेर लिया। वो अपनी पुरानी फटी हुई शॉल लपेटे हुए ठंडी सड़क पर चल पड़ा। भगवान, ये गरीबी कब पीछा छोड़ेगी। बच्चों को एक वक्त की अच्छी रोटी भी नहीं खिला पा रहा, इस ठंड में उन्हें गर्म कपड़े भी नहीं दे पा रहा हूँ। उसका दिल बच्चों की फिक्र में डूबा हुआ था। वो हर रोज इसी सोच के साथ काम पर जाता था और हर रोज एक नई चुनौती उसका इंतजार करती थी। अभी वे थोड़ी दूर ही चला था कि रास्ते में उसे हरिराम काका मिलते हैं। अरे भोला राम, इस कड़कड़ाती ठंड में इतनी सुबह सुबह किधर जा रहे हो? काम पर जा रहा हूँ काका, घर में राशन खत्म है, बच्चों को खिलाना है। पर वहां का रास्ता इस कोहरे में बहुत खतरनाक है। काका, पेट की आग इस ठंड से कहीं ज्यादा तेज होती है। अगर पुल खतरनाक है तो मैं हाथ थाम कर पार कर लूंगा, पर आज खाली हाथ घर नहीं लौट सकता। हाँ बेटा, ये ठंड बड़ी बेरहम होती है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, खासकर इस कोहरे में नजरें खुली रखना। भोला राम हांफते हुए कारखाने के गेट पर पहुंचा। घड़ी की सुइयां काफी आगे निकल चुकी थी। तभी कारखाने के मालिक ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। भोला, क्या ये तुम्हारे आने का समय है? आधा काम निकल चुका है और तुम अब आ रहे हो? क्या ये कारखाना तुम्हारे बाप की जागीर है? मालिक, माफ कर दीजिए, आज कोहरा इतना घना था कि ऊपर से बर्फीली हवाओं के कारण हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। बस इसी कारण थोड़ी देर हुई। ये कोहरा और हवा सिर्फ तुम्हारे लिए है क्या? बाकी मजदूर तो समय पर आए हैं। मुझे काम से मतलब है, तुम्हारी मजबूरियों से नहीं। बहाने बनाना बंद करो। आज तो काम पर रख रहा हूँ, लेकिन कान खोल कर सुन लो, अगर कल से 1 मिनट भी देरी हुई तो कारखाने की सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं है। कल से काम पर मत आना। मालिक, अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं आज दोगुनी मेहनत करूंगा, पर मेरा काम मत छीनिए। बच्चों के मुंह का निवाला इसी मजदूरी से आता है। भोला राम का कलेजा कांप उठा, पर वो चुपचाप अपनी जगह पर जाकर काम करने लगा। काम करते करते शाम ढल गई और काम खत्म करने के बाद भोला राम हिम्मत जुटाकर मालिक के कैबिन की तरफ बढ़ा। मालिक, वो घर में राशन बिल्कुल खत्म है। बच्चे कल से आधे पेट सो रहे हैं। अगर थोड़ा सा पैसा उधार मिल जाता तो मैं घर के लिए आटा और दाल ले जाता। तनख्वाह में से काट लीजिएगा। पैसा नहीं मिलेगा भोला, अभी महीना खत्म होने में 10 दिन बाकी हैं। पहले ही तुम आज देर से आए हो और अब ऊपर से पैसे मांग रहे हो। जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। मालिक, बस थोड़ा सा बच्चों के लिए। कहा ना, नहीं मिलेगा।
जाओ अब, मेरा वक्त जाया मत करो। भोला राम भारी कदमों से कारखाने से बाहर निकला। शाम की सर्द हवा अब उसे और भी ज्यादा चुभ रही थी। उसकी जेब खाली थी और आंखों में आंसू। अब घर जाकर लक्ष्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा। बच्चे राह देख रहे होंगे कि बाबूजी कुछ खाने को लाएंगे। कोहरा तो छट जाएगा, पर मेरी जिंदगी का ये अंधेरा कब दूर होगा। भोला राम घर लौट ही रहा था कि अचानक आसमान से बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। हे भगवान, सुबह कोहरा और अब ये आफत। बिन मौसम की ये बारिश में रात कैसे कटेगी। जैसे ही भोला राम अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, बिट्टू और राधा दरवाजे पर ही खड़े थे। लक्ष्मी ने जब देखा कि भोला राम बारिश में भीगा हुआ और खाली हाथ लौटा है, तो उसकी चिंता और बढ़ गई। अरे जी, बच्चों ने दोपहर से कुछ नहीं खाया है। घर में खाने को कुछ नहीं है। क्या मालिक ने कुछ पैसे दिए? लक्ष्मी, आज किस्मत ही खराब थी। कोहरे की वजह से देर से पहुंचा तो मालिक ने बहुत बुरा भला कहा। शाम को जब हाथ फैलाकर पैसे मांगे तो उसने साफ मना कर दिया। बोला कि महीना खत्म होने से पहले एक ढीला भी नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा? बिट्टू और राधा भूख से बेहाल हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी लाला की दुकान पर जाता हूँ, पाँव पकड़ लूँगा उसके। पर आज बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। तुम बस चूल्हा तैयार रखो, मैं कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। बच्चों का उतरता हुआ चेहरा भोला से देखा नहीं गया। वो भीगे कपड़ों में ही पास की दुकान पर पहुंचा। लाला जी, थोड़ा आटा और दाल दे दो, घर में दाना नहीं है। भोला, पिछला उधार अभी चुकाया नहीं और नया राशन लेने आ गए। मैं दुकान चला रहा हूँ, धर्मशाला नहीं। आज राशन नहीं मिलेगा। लाला जी, मेरी मजदूरी के पैसे 10 दिन में आने वाले हैं। मैं कसम खाता हूँ एक एक पाई चुका दूंगी। बस आज बच्चों को भूखा मत सोने दीजिए। लाला ने कुछ देर सोचा और फिर भारी मन से राशन का एक छोटा थैला दिया। ठीक है, ले जाओ, लेकिन याद रखना, अगर 10 दिन बाद पैसे नहीं लौटाए तो मैं खुद तुम्हारे घर वसूली करने आऊंगा। तब मत कहना कि लाला ने शर्म नहीं की। भोला राशन लेकर घर पहुंचा। लक्ष्मी ने झटपट चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। सबने साथ बैठकर खाना खाया। अगली सुबह भोला राम नई उम्मीद के साथ कारखाने की ओर बढ़ने लगा। आज उसने ठान लिया था कि वो मालिक से घर के राशन के लिए कुछ पैसे लेकर ही लौटेगा। लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कारखाने पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ये क्या? आज ताला क्यों लगा है? क्या मैं फिर से देर से आया हूँ? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? घर में दाना नहीं है और ऊपर से लाला को उधार के पैसे भी देने हैं। अगर काम नहीं मिला तो वो मेरा घर नीलाम कर देगा। भोला राम बेहद चिंतित होकर पास के एक चाय के स्टॉल पर गया। ये कारखाना क्यों बंद है भाई? क्या मालिक ने हम सबको काम से निकाल दिया? नहीं भोला, बात उससे भी ज्यादा गंभीर है। कल रात को कारखाने में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से सारी मशीनें जलकर खराब हो गई हैं। अब ये हफ्तों तक नहीं खुलेगा। हफ्तों तक? तुम क्या कह रहे हो भाई? मेरे घर में कल का राशन तक नहीं है। अगर हफ्तों तक काम नहीं मिला तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। सबका यही हाल है भोला। मालिक कह रहा है कि जब तक मशीनें ठीक नहीं होती कोई काम नहीं मिलेगा। सब अपने घर जा रहे हैं। काका, एक गर्मा गर्म चाय देना। हेलो बेटा। चाय के स्टॉल पर बैठे बैठे भोला राम की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, देखो, इतनी ठंड में लोग एक प्याली गर्म चाय के लिए तरस रहे हैं। क्यों ना मैं भी यही काम शुरू करूं? कारखाना बंद है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो सलामत है। भोला राम अपने घर की ओर बढ़ा तो उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी। कोहरा अब भी घना था और हवा बर्फीली थी, लेकिन उसके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। लक्ष्मी के हाथ की चाय तो वैसे भी बहुत मीठी है। जो एक बार पी ले वो स्वाद भूलता नहीं। उसे इस ठंड के मौसम में चाय की दुकान खोलना सबसे अच्छा उपाय लगा। भोला राम घर पहुंचा।
लक्ष्मी उसे इतनी जल्दी वापस देख डर गई। क्या हुआ जी? आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या मालिक ने फिर डांटा? कारखाना तो बंद हो गया लक्ष्मी। रात को कारखाने में शॉर्ट सर्किट हो गया था, मशीनें जल गईं। पर तुम फिक्र मत करो, मैंने आज बाजार में देखा लोग ठंड से कांप रहे हैं और चाय की दुकानों पर मेला लगा है। मैंने सोचा है कि हम अपनी दुकान खोलेंगे। चाय की दुकान? पर हमारे पास तो सामान के भी पैसे नहीं हैं। लाला से थोड़ा और उधार मांगूंगा। हम अपनी पीतल की केतली और घर के गिलास इस्तेमाल करेंगे। बस थोड़ा सा दूध और चाय पत्ती का इंतजाम करना है। तुम भूल रही हो, तुम्हारे हाथ की चाय में जादू है। वो बहुत मीठी और स्वाद होती है। तुम चाय बनाना, मैं लोगों को बुलाऊंगा। अगर आप साथ हैं तो मुझे मंजूर है। हम कल सुबह से ही काम शुरू करेंगे। जब भोला राम ने चाय की दुकान खोलने का फैसला किया तो सबसे बड़ी चुनौती सामान जुटाना था। वो एक बार फिर हिम्मत जुटाकर लला की दुकान पर पहुंचा। लाला जी, मुझे पता है पिछला उधार अभी बाकी है, लेकिन आज मैं आपसे भीख नहीं, अपना भविष्य मांगने आया हूँ। मुझे थोड़ा दूध, चाय पत्ती और चीनी उधार दे दीजिए। मैं सड़क किनारे चाय का स्टॉल लगा रहा हूँ। जैसे ही चाय बेचकर कमाई होगी, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। लाला ने भोला की आंखों में वो चमक देखी जो पहले कभी नहीं थी। उसने बिना कुछ कहे सामान तौल दिया और कहा, जा भोला, अपनी किस्मत आजमा ले। भोला और लक्ष्मी ने घर के सामने एक छोटा सा चाय का स्टॉल खोल लिया। लक्ष्मी ने मिट्टी के चूल्हे पर पीतल के पतीले में चाय चढ़ाई। अदरक, इलायची और लक्ष्मी के हाथों का जादू, चाय की महक ठंडी हवाओं में तैरने लगी। रास्ते से गुजरते गांव के लोग उस चाय की खुशबू से खिंचे चले आए। चाय पीकर गांव वाले बेहद खुश हो जाते। वाह भोला भाई, ऐसी चाय तो पूरे जिले में नहीं पी। लक्ष्मी बहू के हाथ में तो वाकई जादू है। और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही दिनों में चाय की दुकान पर भारी भीड़ होने लगी। सुबह से शाम तक चूल्हा जलता रहता। भोला मुस्कुराते हुए सबको चाय परोसता और लक्ष्मी गर्मा गर्म चाय तैयार करती रहती। ये देखकर भोला और लक्ष्मी बहुत खुश हो जाते थे, क्योंकि उनकी मेहनत रंग ला रही थी। एक शाम अपनी दिन भर की कमाई को एक पोटली में बांधकर वो सीधे लाला की दुकान पर पहुंचा। लाला जी, ये लीजिए आपका पूरा उधार। इसमें पिछले महीने का राशन और चाय के सामान के पैसे सब पाई पाई जोड़कर रखे हैं। आपने मुश्किल वक्त में भरोसा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भोला, मुझे उम्मीद तो थी कि तुम पैसे लौटाओगे, पर इतनी जल्दी? तुम्हारी चाय का स्वाद तो वाकई पूरे इलाके में फैल गया है। मैंने सुना है अब तो शहर से आने वाली बसें भी तुम्हारे स्टॉल पर रुकने लगी हैं। सब ऊपर वाले की कृपा और लक्ष्मी की मेहनत है लाला जी। अब भोला राम के सिर पर कर्ज का बोझ नहीं था। उसने घर जाते समय बच्चों के लिए ताज़ी मिठाई खरीदी। दुकान बंद करने के बाद शाम का कोहरा अभी घना ही हो रहा था कि भोला राम मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मी, आज की कमाई अच्छी हुई है। बर्तन और चूल्हा यहीं छोड़ो, आज हम सीधे बाजार जाएंगे। अरे जी, अभी तो दुकान का काम भी समेटना है। कोहरा भी बढ़ रहा है। कोहरा तो अब हमें रास्ता दिखा रहा है लक्ष्मी। कल रात बिट्टू और राधा ठंड से सिसक रहा था, मुझसे देखा नहीं गया। चलो आज उन्हें सबसे गर्म और सुंदर स्वेटर दिलाकर लाते हैं। भोला राम और लक्ष्मी गांव की कपड़े की दुकान के सामने पहुंचे। दुकान में टंगे रंग बिरंगे ऊनी कपड़ों को देखकर लक्ष्मी की आंखें फटी की फटी रह गईं। देखिए जी, वो लाल वाला स्वेटर राधा पर कितना सुंदर लगेगा, और बिट्टू के लिए वो हरा वाला। उसे हरा रंग बहुत पसंद है। सुनिए बहन जी, जरा ये दोनों स्वेटर अच्छे से पैक कर दीजिए, और सुनिए, एक अच्छी सी शॉल भी दिखाना। मेरे लिए? नहीं नहीं, मेरी पुरानी शॉल ठीक है, अभी बच्चों का ही लीजिए। नहीं लक्ष्मी, इस कामयाबी में आधा हिस्सा तुम्हारा भी है। अगर तुम उस ठंडी सुबह में मेरे साथ चाय का पतीला ना उठाती तो आज हम यहाँ ना होते। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए सामान पैक किया और भोला राम ने
पूरे मान के साथ पैसे चुकाए। दुकान से बाहर निकलते वक्त भोलाराम और लक्ष्मी के हाथों में कपड़ों का थैला नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए ढेर सारी खुशियां थीं। जब वे दोनों थैले हाथ में लेकर घर लौटे तो बिट्टू और राधा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही भोलाराम ने स्वेटर निकाले, बच्चे खुशी से झूम उठे। दोनों बच्चों ने झटपट स्वेटर पहने। उनकी आंखों की चमक देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। शुक्रिया बाबूजी, शुक्रिया माँ। अब हमें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सब तुम्हारे बाबूजी की मेहनत का फल है बच्चों। रात का खाना खाकर बच्चे चैन की नींद सो गए। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। भोलाराम और लक्ष्मी चूल्हे के पास बैठकर अपनी चाय की स्टाल के बारे में बातें करने लगे। जी, आज जब बच्चे नए कपड़ों में मुस्कुरा रहे थे तो लगा कि हमारा सारा संघर्ष सफल हो गया। पर क्या हम रोज इतनी कमाई कर पाएंगे? जरूर करेंगे लक्ष्मी। आज तो बस शुरुआत थी। मैंने गौर किया है कि जो लोग बस से उतरते हैं वे खाने के लिए भी कुछ ढूंढ रहे थे। अगर हम चाय के साथ सुबह सुबह पोहा या पकौड़े भी रखें तो कमाई दोगुनी हो जाएगी। हाँ, और आपने देखा, गांव के लोग कह रहे थे कि हमारी दुकान पर बैठने की जगह थोड़ी कम है। अगर हम बाहर एक बड़ा छप्पर और 2 लकड़ी के बेंच डाल दें तो लोग सुकून से बैठकर तुम्हारी बातें और मेरी चाय का मजा ले पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। मैं कल ही कुछ लकड़ी और बोरे का इंतजाम करता हूँ। लाला का उधार तो चुक गया है। अब जो भी कमाएंगे उससे अपनी इस छोटी सी दुकान को एक बड़ी दुकान बनाएंगे। आपका हौसला ही मेरी ताकत है। बस ऐसे ही साथ रहिएगा तो हम इस गरीबी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कोहरे को चीरते हुए निकली, भोलाराम और लक्ष्मी अपने चाय के स्टॉल में जाते हैं और वहां पर 2 बैठने के लिए बेंच रख देते हैं। लक्ष्मी, आज से लोग सिर्फ खड़े होकर चाय नहीं पिएंगे, बल्कि यहाँ आराम से बैठकर सुस्ताएंगे भी। और मैंने पकौड़े भी तैयार कर लिया है। आलू, प्याज और मिर्च के गर्मा गर्म पकौड़े जब कढ़ाई में छनेंगे तो उसकी खुशबू दूर दूर तक जाएगी। जैसे ही दोपहर हुई, स्टॉल में चाय के साथ साथ पकौड़े भी बनने लगे। बेसन के पकौड़ों की सोंधी महक हवा में फैलने लगी। ये देखकर दुकान में लोगों की और भीड़ जमा हो गई। तभी सड़क पर एक जोरदार हॉर्न सुनाई दिया। शहर जाने वाली एक बड़ी बस दुकान के सामने आकर रुकी तो बस का ड्राइवर नीचे उतरा और पकौड़ों की खुशबू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। वाह भाई वाह, क्या बात है। अरे भाई, ये पकौड़ों की खुशबू तो बस के अंदर तक आ गई। मेरी सवारी और मैं दोनों ही इस महक को रोक नहीं पाए। जरा 2 प्लेट पकौड़े और कड़क चाय तो पिलाना। आइए आइए उस्ताद जी, बिल्कुल अभी हाजिर करता हूँ। लक्ष्मी, जरा उस्ताद जी के लिए अदरक वाली कड़क चाय डालना और एकदम गर्मा गर्म करारे पकौड़े निकालना। ड्राइवर ने चाय और पकौड़े बहुत स्वाद लेकर खाया। उसके चेहरे पर जो संतोष था वो भोलाराम की मेहनत का सबसे बड़ा इनाम था। अरे भाई, क्या स्वाद है। बाहर इतनी ठंड है और इन गर्मा गर्म पकौड़ों ने तो शरीर में जान फूंक दी। और ये चाय, ऐसी कड़क चाय तो शहरों में भी नहीं मिलती। आज से ये तय रहा, मेरी बस जब भी इस रास्ते से गुजरेगी यहीं रुकेगी। ऐसी महक हो तो भूख अपने आप लग जाती है। शुक्रिया उस्ताद जी। आप जैसे पारखी लोग जब स्वाद लेकर खाते हैं तभी हमारी मेहनत सफल होती है। स्टॉल पर काम करते करते रात हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर दुकान का सामान समेटा, चूल्हे की राख बुझाई और ताला लगाकर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर खाने के बाद बिट्टू और राधा को सुलाकर भोला और लक्ष्मी अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी तरक्की के बारे में बातें करने लगते हैं। लक्ष्मी, आज जब मैं गल्ले में पैसे गिन रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। कभी सोचा नहीं था कि हमारा चाय का स्टॉल इतनी जल्दी चल निकलेगा। ये सब आपकी मेहनत का फल है। आज देखिए, लाला का उधार भी चुक गया और बच्चों के तन पर नए गरम कपड़े भी हैं। हाँ लक्ष्मी, पर अब हमें रुकना नहीं है।
अब हम बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे। कल मैं शहर के बड़े स्कूल में जाकर पता करूंगा। मैं चाहता हूँ कि बिट्टू और राधा इतना पढ़ें कि उन्हें कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। सही कहा आपने। हम और ज्यादा मेहनत करेंगे। हमारी मेहनत ही हमारे बच्चों का रास्ता आसान करेगी। भोलाराम ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। बाहर कड़ाके की ठंड और कोहरा था, पर उनकी झोपड़ी के अंदर उम्मीद और सपनों की गर्माहट थी। इसी तरह भोलाराम और लक्ष्मी ने अपनी मेहनत से गरीबी को मात दी और उनका परिवार खुशियों के साथ रहने लगा। सच्ची लगन और परिवार के साथ से इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।